नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं आपके साथ शिखा ठाकुर। आप देख रहे हैं राजनीति, जहां बात सिर्फ देश की सियासत की नहीं बल्कि बात राज्यों की राजनीति की भी होगी, जहां आपको आपके अपने राज्य की हर एक खबर, हर एक अपडेट मैं दूंगी। तेलंगाना से राजस्थान तक बीजेपी ने क्या एक्शन प्लान तैयार किया है, ये आपको आज बताएंगे। साथ ही चंबल में कैसा सियासी चक्रव्यूह है जिसे भेदने के लिए सियासी दल इस वक्त परेशान है, ये भी समझाएंगे। चुनावी चूल्हे पर सियासी डोसा कैसे तैयार हो रहा है, ये भी आपको दिखाएंगे। और मंडला पहुंचे शिवराज के कार्यक्रम में क्या क्या खास रहा, ये भी आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। लेकिन आज राजनीति की शुरुआत चुनावी राज्यों में हो रही हलचल के साथ करेंगे। और चुनावी राज्यों की बात की जाए तो राजस्थान से लेकर के तेलंगाना तक चुनावी त्योहार के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। बीजेपी ने राजस्थान में उम्मीदवारों के ऐलान के लिए दिल्ली में एक अहम बैठक बुलाई है, जिसमें राजस्थान के मुकाबले के लिए किसको मैदान में उतारना है, इस पर मंथन किया गया। वहीं दूसरी तरफ तेलंगाना में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति के तिलिस्म को तोड़ने की जद्दोजहद भी जारी है और इसके लिए भी एक अलग से मीटिंग बुलाई। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो दिल्ली में बीजेपी राजस्थान से लेकर के तेलंगाना तक चुनाव का प्लान इस वक्त तैयार कर रही है। ऐसे में राजस्थान से लेकर तेलंगाना तक बीजेपी का प्लान क्या है, ये भी आपको समझा देते हैं। राजस्थान को लेकर के बीजेपी ने बैठक की। ये बैठक जेपी नड्डा के आवास पर हुई, जिसमें उम्मीदवारों की सूची और दूसरी लिस्ट पर मंथन किया गया, जहां राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी के नेता भी शिरकत करते नजर आए। अब आपको दिखा देते हैं कि इस बैठक में कौन कौन शामिल हुआ। तो बैठक की अध्यक्षता बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की। उनके साथ बीएल संतोष, प्रहलाद जोशी, अरुण सिंह, सीपी जोशी, वसुंधरा राजे सिंधिया मौजूद रहीं। साथ ही गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी, सतीश पुनिया, कुलदीप बिश्नोई, राजेंद्र राठौड़ और नितिन पटेल भी शामिल रहे। वहीं तेलंगाना की अगर बात की जाए तो तेलंगाना को लेकर के अहम बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश की सभी 119 विधानसभा सीट पर चर्चा की गई, जिसमें खास फोकस उन सीटों पर रहा जहां बीजेपी का वोट बैंक मजबूत है। ऐसे में 25 सीटें हैं जिनके लिए खास प्लान इस वक्त तैयार किया गया है। राजस्थान से तेलंगाना तक बीजेपी चुनाव की तैयारियों में जुटी है और इसी बीच दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति भी पूरी तरीके से एक्टिव मोड में है। 3 दिन में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने दूसरी बैठक बुलाई है। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी समेत कई बड़े नेता शामिल हैं। ये बैठक चुनाव के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये उम्मीद है कि बीजेपी इन बैठकों के बाद चुनाव उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर सकती है। इससे पहले भी दिल्ली में बीजेपी के खेमे के अंदर काफी हलचल नजर आई और उस हलचल के बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन ये बैठक कितनी अहम है, ये समझने के लिए हमारे संवाददाता आनंद सिंह ने हर हलचल पर नजर बनाया हुआ है और इस बैठक के बाद क्या तस्वीर तैयार हो सकती है, ये भी हमारे संवाददाता से आप जानिए। 5 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक बार फिर सीईसी की शुरुआत कर रही है, जिसको लेकर तमाम वो सदस्य जो कि बीजेपी सीईसी में हैं, उनका आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। दरअसल अब की जो सीईसी होगी उसमें मेन एजेंडे पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना है। तेलंगाना की अगर बात करें तो ये पहली सीईसी है तेलंगाना को लेकर और आज सीईसी वो है बीजेपी की कमेटी जिसके बाद अगर अप्रूवल उन उम्मीदवारों को तमाम सीईसी मेंबर दे देते हैं तो इसके बाद एक सूची जो कि उम्मीदवारों की होगी वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना को लेकर सामने आ जाएगी। हमारे सूत्र बता रहे हैं राजस्थान की अगर बात करें तो 80 से 90 उम्मीदवारों की सूची सामने आनी है और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो लगभग 40 से 45 उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ सकती है। और अगर तेलंगाना की बात करें तो बीजेपी साउथ के गेट के तौर पर तेलंगाना को देख रही है और पहली सूची में लगभग 70 से 80 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि सूची तेलंगाना में सीईसी या कहें उन तमाम स्टेट्स में सीईसी जब अप्रूवल दे देती है वो लिस्ट कब तक आती है और उसके साथ साथ वो नेता जो मेन प्रमुख नेता हैं जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, अमित शाह और मोदी, ये तीनों नेता एक बार फिर बैठेंगे और तमाम रणनीतियों पर चर्चा करेंगे कि पार्टी इन तमाम चुनावों पर कैसे उतरेगी। कैमरामैन विकास झा के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, भारत 24 दिल्ली। बीजेपी बैठकों के बाद चुनावी राज्यों में मंथन का दौर लगातार जारी है और इस बैठकों का मकसद एक एक सीट पर ऐसा चक्रव्यूह तैयार करना है जिसको भेदना आसान नहीं होगा। इसी बीच मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल वो इलाका जो सियासत के लिहाज से अहम हो चला है।
चुनाव से पहले ग्वालियर में माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही पूरी ताकत झोंक दी है। मध्य प्रदेश की सियासत को समझने वालों की नजरें ग्वालियर चंबल इलाके पर भी जाकर टिकी है, क्योंकि इस सीट पर बदलते हुए समीकरण सियासी सूरमाओं के लिए संकट बन सकते हैं। चंबल का चुनावी इतिहास भी यही कहता है कि यहां से बदलाव के सुर सत्ता के शिखर तक पहुंचने का सपना देखने वालों के रास्ते में रोड़ा भी बन सकता है। चंबल के चुनावी इतिहास पर नजर डाली जाए तो ग्वालियर चंबल में कुल 34 सीटें आती हैं। 2008 में इस इलाके में तकरीबन बराबरी का माहौल हुआ। जहां बीजेपी ने 15 सीटों पर कमल खिलाया, कांग्रेस के हाथ 13 सीट लगी और अन्य को 5 सीट हासिल हुई। 2013 में बीजेपी की इस इलाके में बम बम हो गई। 20 सीटें जीतकर बीजेपी पिछले चुनाव से ज्यादा मजबूत हुई। कांग्रेस को 12 सीट जीतने का सुख मिला, अन्य भी 2 सीट पर बाजी मार गए। लेकिन 2018 में इस इलाके का मूड बदल गया। बीजेपी को सिर्फ 7 सीट से संतोष करना पड़ा। 26 सीटें जीतकर कांग्रेस का हाथ मजबूत हुआ और अन्य को 1 सीट ही मिल सकी। अब 23 की तैयारियों के लिए 34 सीटें दांव पर है। चुनाव करीब आ चुके हैं, लेकिन सबके मन में सवाल है कि इस बार चंबल किसकी किस्मत को चमकाता है। 21 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी भी ग्वालियर पहुंच रहे हैं। अब इस दौरे का चंबल पर कितना असर होगा, ये जानने के लिए इंतजार दिसंबर का है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अब ग्वालियर पर नजरें टिकी है और चुनाव से पहले समीकरण बनाए जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले चुनाव के चक्रव्यूह को भेदने के लिए एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मोर्चा संभाल चुके हैं। लगातार चुनावी रैलियों के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंडला पहुंचे, जहां से उन्होंने बीजेपी के समर्थन में सियासी बुलबुल फूंका। एमपी के सियासी स्टेज पर चुनाव की घंटी बज रही है। बाजी मारने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी और करीब आती तारीखों के बीच मुख्यमंत्री शिवराज ने खुद मोर्चा संभाला है। मध्य प्रदेश के मंडाला में स्टेज सेट हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज मोर्चे पर उतरे, जिसके बाद अपने संबोधन में सीएम शिवराज ने 23 की लड़ाई में बीजेपी की जीत की उम्मीद के साथ ये ऐलान कर दिया कि सरकार की वापसी तय है। चुनाव है तो चुनाव में ऐसे कार्यक्रम करके नहीं डाल सकते, तो मैं इनका बिना कार्यक्रम के डाल देंगे। अब सुन लो कांग्रेसी मित्रों, जितनी शिकायत करना है कर लो, 10 तारीख को फिर मेरी बहनों के खाते में पैसा आ जाएगा। जलने वाले जला करें। मंडाला में बीजेपी के समर्थन में माहौल पहुंचाने के लिए पहुंचे सीएम शिवराज ने महिलाओं के कल्याण में किए गए कामों का लेखा जोखा भी पेश किया। जुबान पर था लाडली आवास योजना का नाम और गरीबों के लिए किए गए काम। उनके लिए बना दी मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। गरीब है और कच्चे मकान में रह रहे हैं, झोपड़िया में रह रहे हैं, मेरी बहनों, उनके लिए बना दी मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। उनको पक्के मकान बनाने के पैसा दिए जाएंगे। सबके पक्के मकान होना चाहिए कि नहीं? एमपी में चुनाव से पहले जारी खींचतान के बीच सीएम शिवराज विपक्ष पर कटाक्ष करने से भी नहीं चुके। गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच आती खटास के बहाने शिवराज ने गठबंधन को घेरा। कमलनाथ जब मुख्यमंत्री बने तो वो रोते ही रहते थे, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है। आप बताओ, जो मुख्यमंत्री बैठ के रोए और कहे मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा नहीं है, तो वो मुख्यमंत्री काम का है क्या? चुनाव आयोग में कहने लगी शिवराज सिंह तो कह रहा है कि बहनों के खाते में चुपचाप पैसा डाल दूंगा। सुन लो कांग्रेसी मित्रों, जितनी शिकायत करना है कर लो, 10 तारीख को फिर मेरी बहनों के खाते में पैसा आ जाएगा। एमपी का मुकाबला इस बार कड़ा होने वाला है। बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनाव में उतर रही है। जवाब में कांग्रेस भी ताल ठोक रही है। इस बीच गठबंधन में आती दरार भी बीजेपी के लिए विपक्ष को घेरने का मौका बन गई। देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनावी चक्रव्यूह में किसकी दावेदारी दमदार साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। एमपी के चुनाव के लिए शिवराज लगातार एक्शन मोड में है। ये बात और है कि शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी ने सीएम का चेहरा नहीं बताया है, मगर उनकी कद कहीं से भी कम फिलहाल लग नहीं रही। और इस बात का सीधा इशारा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने जो उनकी तारीफ की वो है। प्रधानमंत्री मोदी ने शिवराज सिंह चौहान की तारीफ करते हुए काफी कुछ कहा, जिसमें प्रदेश को बीमारू राज्य की फहरिस्त से बाहर निकालने से लेकर देश की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में एमपी का पहुंचना भी शामिल है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी तारीफ की
कि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर बुनियादी ज़रूरतें और बेहतर हुई हैं, जैसे बिजली, पानी और सड़क को लेकर के जो काम उन्होंने किए। उनकी सराहना भी प्रधानमंत्री मोदी ने की और इसी बीच पीएम मोदी ने ये भी कहा कि शिवराज सिंह चौहान की अथक मेहनत और बीजेपी सरकार की कोशिशों से राज्य में 5 लाख किलोमीटर सड़कें बनाई गई। साथ ही 65,000 घरों तक पाइप के जरिए पानी पहुंचाया गया और 28,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी किया जा रहा है। एमपी की सियासी स्टेज पर मुख्यमंत्री शिवराज अपने चुनाव का चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के हाथ को मजबूत करने के लिए तेलंगाना में राहुल गांधी ताबड़तोड़ दौरे में जुटे हैं। आज राहुल गांधी के तेलंगाना दौरे का आखिरी दिन था, जहां राहुल गांधी चुनावी चूल्हे पर सियासी डोसा सेकते हुए नजर आए। ये नजारा कैसा था, आप भी देखिए। तेलंगाना में मुद्दों की आंच बढ़ी तो राजनीति का तवा भी गर्म कर दिया गया। फिर सियासी चूल्हे पर राहुल गांधी ने चुनावी डोसा चढ़ाया, जिसके बाद जो तस्वीरें तैयार हुई वो कुछ इस तरह दिखती है। तेलंगाना के चुनाव में कांग्रेस का हाथ मजबूत करने के लिए राहुल गांधी 3 दिनों से डेरा डाले हुए हैं। इस बीच अपने दौरे के आखिरी दिन राहुल गांधी होटल पर डोसा बनाते हुए नजर आए। जमीन पर जनता से जुड़ने के लिए राहुल गांधी ने ये कदम उठाया तो बस की छत पर सवार होकर कांग्रेस की योजनाओं का किस्सा बताने का जिम्मा भी अपने कंधों पर उठाया। कि जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, आपका पेंशन 2,000 का नहीं होगा, आपका पेंशन दुगना हो जाएगा, 4,000 रुपए का होगा। अब सियासत के रास्ते पर चुनावी बस को अपना रथ बनकर उतरे राहुल गांधी ने कांग्रेस की दावेदारी का हिसाब पेश किया। बीआरएस से मुकाबले के बीच बीजेपी पर कटाक्ष भी किया जा रहा है। बस पर सवार राहुल गांधी ने जब चुनावी चाल चली तो ये दावा किया गया कि बीजेपी का पहिया पंचर हो चुका है। चुनाव यहाँ कांग्रेस पार्टी और बीआरएस के बीच में हो रहा है। पहले बीजेपी के लोग यहाँ छाती फैला के घूम रहे थे, जैसे वो बॉलीवुड वाले हीरो होते हैं। उनको पता भी नहीं लगा, उनके गाड़ी के चारों पहिए उतर गए। आज उनके नेताओं की लाइन लगी हुई है, कांग्रेस पार्टी में आना चाहते हैं। बस वो सियासी रथ बनकर चुनावी जमीन पर उतरे राहुल गांधी ने तेलंगाना के चुनावी चूल्हे को गर्म कर दिया। आज पर सियासी डोसा भी सेका जा रहा है, लेकिन इस बार सत्ता का स्वाद किसकी जुबान पर चढ़ेगा, ये जानने के लिए इंतजार कीजिए 3 दिसंबर का। ब्यूरो रिपोर्ट, हाट 24। चलिए बात तेलंगाना की। राहुल गांधी अगर तेलंगाना की तस्वीर बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो प्रियंका गांधी राजस्थान में वापसी की राहें तलाश रही हैं। दौसा में हुआ प्रियंका गांधी का दौरा भी कुछ इसी तरफ इशारा करता है, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मंच साझा किया और इस दौरान मरुधरा के मुकाबले में प्रियंका गांधी ने क्या हुंकार भरी, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजस्थान के दौसा में आज हलचल देखने वाली थी। प्रियंका जब दौसा पहुंची तो उन्होंने कांग्रेस का चुनावी बिगुल फूंका। बीजेपी का मुकाबला करने के लिए प्रियंका ने हुंकार भरी। भाजपा आपके बारे में नहीं सोच रही है, वहां स्वार्थ हावी है। सब नेता खुद को मुख्यमंत्री घोषित कर रहे हैं। कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, बागमती ने कुंबा जोड़ा। दौसा के चुनावी मैदान में उतरी प्रियंका गांधी के भाषण में हर एक रस नजर आया। इस भाषण के सार को कुछ इस तरह समझा जा सकता है। प्रियंका का भाषण में रौद्र रूप नजर आया जब उन्होंने कहा कि 2 तरह की राजनीति चल रही है, एक धर्म जाति की और दूसरी विकास और आपके काम की। इन सब के बीच प्रियंका गांधी राज्य सरकार की योजनाओं को गिनाने से भी नहीं चूकी। आपके प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। अब जो सरकार है उसने पूरी तरह से आपका जो ये जीवन सफर है इसमें आपकी मदद करने का प्रयास किया है। और अगर आप पिछले 5 सालों का आप सफर देखें तो आप ये जरूर कह पाएंगे कि राजस्थान की जो कांग्रेस सरकार रही है उसने आपके जीवन सफर को मजबूती दी है और उसको आसान करने की कोशिश की है। अब दौसा में दम दिखाने के लिए प्रियंका गांधी ने दौरा किया। चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए माहौल तैयार किया। देखना होगा कि प्रियंका गांधी का ये दौरा कितना असर डालता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हाट 24।
छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को होने वाला है, जहां पहले चरण में यहां 20 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। ये 20 सीट बस्तर संभाग और राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र की हैं। इन क्षेत्रों के लिए नामांकन दाखिल करने की आज आखिरी तारीख थी और कांग्रेस के साथ बीजेपी के लगभग सभी बड़े नेताओं ने नामांकन दाखिल कर दिया है। वहीं चुनाव आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक 127 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया और इसी बीच पहले चरण के नामांकन की पूरी जानकारी हमारे संवाददाता अमर ने दी है। एक रिपोर्ट देखिए। बस्तर के 12 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी ने अपना प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है और दोनों ही पार्टियां जो है चुनावी मैदान में सरगर्मियों से उतर गए हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में आज देश के गृह मंत्री खुद आए थे, जहां पे चित्रकूट और बस्तर और जगदलपुर में उनकी जो है